मच। PSX का ये इनिशिएटिव पूरी एक सीरीज PSX कर रहा है एंड पास्ट में भी PSX ने काफ़ी सारे वेबिनार्स बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स पे किए। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ हमें थ्रू आइदर Zoom और Facebook लाइव और अदर मीडियम। बेसिकली जो टॉपिक है आज का दैट इज हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सिंपल रख के और टू द पॉइंट बात करके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू आंसर इट। A very brief introduction about UBL Funds. We are an asset management company and a wholly owned subsidiary of UBL Bank. We are in business for the last 20 years now. 2001 से हमने शुरू किया था। आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी। जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रेटिंग है दैट इज AM1 which is the highest management rating assigned to any company in Pakistan. और ये जो एसेट मैनेजर्स की रेटिंग्स होती हैं वो डिपॉजिट साइज से ज़्यादा और क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की फंड परफॉर्मेंस, ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, एंड यू नो दीज things taken together and then the rating agency assigns a rating. So we have got the highest rating, as I said. We have about 80,000 plus clients. Individuals, small savers, high net worth companies, retirement funds, pension funds, हर तरह का जो client है उसको हम सर्विस करते हैं। Currently we are managing about 107-108 billion in our mutual funds. फिर हम discretionary business करते हैं, वो उसके अलावा है जो हम मैनेज करते हैं। UBL फंड्स जनरली जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इस इंडस्ट्री में लॉन्च हुई, बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि हम बेसिकली वी वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च दैट। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो पहला ETF लॉन्च हुआ लास्ट ईयर, वो जॉइंट फर्स्ट थे, हमने लॉन्च किया। पाकिस्तान के पहले CPPI जो प्रिंसिपल प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी होती है उस बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स हमने लॉन्च किए। एक्टिव एलोकेशन हमने लॉन्च किए। सो व्हाट्सएप सर्विस हमने अपने क्लाइंट्स के लिए स्टार्ट की। सो एंड फ्यू अदर्स एज वेल, बट ये एक स्लाइड है एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड अबाउट UBL फंड। सो ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिले हैं बड़े इंस्टीट्यूशन से। तो फॉर एग्जांपल फंड परफॉर्मेंस के लिए हमें बहुत सारे अवार्ड मिले। हमारा शरिया स्टॉक फंड है विच इज एन इक्विटी बेस्ड फंड, उसको 3, 5 and 10 years की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे बेस्ट फंड का अवार्ड मिला। CIO 100 आपको बिल्कुल लास्ट रो में दिख रहा होगा। दिस इज बेस्ड ऑन आर सॉर्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमें सॉफ्टवेयर जो हमारा है, जो कोर सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके लिए ये अवार्ड US में मिला। पाशा अवार्ड्स, मैप अवार्ड्स, तो यू नो बहुत सारे अवार्ड्स हमें। So we basically offer mutual funds. उसके बाद जो पेंशन फंड्स हम ऑफर करते हैं, वॉलंटरी पेंशन स्कीम जो 401k ऑफ US से जो लोग रिलेट कर सकें, उसका सिमिलर पाकिस्तान वेरिएंट है वो VPS, उसका एक अलग लाइसेंस होता है। एंड देन वी आल्सो ऑफर सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स जो बेसिकली SMA जिसको हम कहते हैं, विच इज सॉर्ट ऑफ अ bilateral agreement with the client. So वो एक लाइसेंस हमारे पास है जिसके थ्रू हम ये SMA सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। तो ये 3 ब्रॉड अभी कैटेगरीज हमारे पास है, म्यूचुअल फंड्स, VPS एंड SMAs. And as I said, mutual funds में we manage about 107-108 billion and plus SMA का साइज उसके अलावा है। Coming towards the topic for today, जो 2-4 बातें मैं आपसे जरा शेयर करना चाहता हूँ। उनमें एक बात ये कि देखिए जो म्यूचुअल फंड्स है, इट्स बेसिकली अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस इन्वेस्टर्स। सो एक पूल है, वो पूल इज अ म्यूचुअल फंड। हर एक म्यूचुअल फंड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मिसाल के तौर पे हमारा शरिया स्टॉक फंड है विच इज एन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं। And because most of these funds are open-end funds, so you know you can join in today and you can take your money out tomorrow. They are liquid. But इसमें अहम बात यह है कि देखिए एक पूल है, उस पूल को हम बीइंग प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं।
आपके पास हो सकता है वो उतना टाइम ना हो, आप बिजी हो अपने डे टू डे जॉब्स में या बिजनेस में, और आपको अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का टाइम ना मिले, या फिर आपको ये लगता हो कि आपके पास उस लेवल की एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास हो सकती है, बिकॉज वी हैव गॉट अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट टीम। तो उन सारे लोगों का पैसा पूल करके, जो अहम बात है, जब वंस यू बिकम पार्ट ऑफ दैट पूल इन अ म्यूचुअल फंड, तो उस पूल में एक सर्टेन पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो रिटर्न अनाउंस होगा या डिक्लेयर होगा, वो हर एक इन्वेस्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेम है। रिटर्न का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होगा आपके कि आप 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं या 100 मिलियन रुपए किए हुए हैं। तो अगर मैंने 10,000 किए हो और आपने 100 मिलियन किए हो, एक ही डेट पे किए हो, से 1 सितंबर को, 30 सितंबर को जब हम रिटर्न परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिवली, तो हम दोनों का जो रिटर्न परसेंटेज है वो एग्जैक्टली सेम होगा। ये आमतौर पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में ये वाला ऑप्शन आपको मिलता नहीं है, बल्कि आपका जो रिटर्न डिटरमिन होता है वो इस बात से डिटरमिन हो रहा होता है आमतौर पे कि आपका वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। Whereas since it's a mutual fund, it's a pool, everyone is the beneficiary of the pool, और उसमें हम डिसरिगार्ड कर देते हैं इस बात को कि आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है। तो ये वो बेनिफिट है जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता। तो 10,000 रुपए वाला इन्वेस्टर और 100 मिलियन रुपए वाला इन्वेस्टर इन द सेम फंड वुड अर्न द सेम रिटर्न। एंड देन देयर आर टैक्स बेनिफिट्स एज वेल, जो मैं अभी थोड़ा सा अगली स्लाइड पे आपको बताऊंगा कि एक तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको जो प्रॉफिट या रिटर्न मिलने का पोटेंशियल है वो तो है ही, जाहिर है, बट उसके अलावा कुछ एडिड टैक्स बेनिफिट्स आपको अवेलेबल हैं बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, जो आमतौर पे आपको दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलते। उससे पहले वेरी क्विकली मैं सिर्फ फॉर आवर ऑडियंस हियर, मोस्ट ऑफ यू वुड नो बट जस्ट इन केसेस, वो ये कि देखिए म्यूचुअल फंड जो हमारे पास ये इस इंडस्ट्री में अवेलेबल है वो पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो वी हैव गॉट अ मनी मार्केट फंड फॉर एग्जांपल। तो मनी मार्केट फंड, अगर कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड है तो वो या तो शॉर्टेड एंड ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करेगा या हाई क्वालिटी डिपॉजिट्स में करेगा। वेरी लो रिस्क और लो रिस्क कैटेगरी में वो फॉल करता है। टू एन इनकम फंड जो बेसिकली इन सारी चीज़ों में प्लस फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट डेट्स में या पीआईबीज में या लॉन्गर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करेगा। टू एन इक्विटी फंड विच वुड इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। एंड देन इन बिटवीन वी हैव गॉट हाइब्रिड्स विच आर कॉल्ड एसेट एलोकेशन फंड, जो आपके पैसों का थोड़ा पोर्शन स्टॉक मार्केट में और रिमेनिंग पोर्शन फिक्स इनकम और मनी मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में, एज आई सेड, इट्स एवरी म्यूचुअल फंड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सो हर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप जब इन्वेस्ट करने का सोचते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है इन म्यूचुअल फंड, सो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क टॉलरेंस की बेसिस पे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपको मनी मार्केट में होना चाहिए, इनकम फंड में होना चाहिए, इक्विटीज में होना चाहिए या कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। और जाहिर है हमारी एक सब्सिडरी है अलमीन, सो हमारे ये जितने फंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सबका शरिया कंप्लायंट वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है, और वो जाहिर है शरिया एडवाइजर्स भी उसमें होते हैं और वो उसको सर्टिफाई करते हैं। तो शरिया प्रेफरेंस के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं वो शरिया कंप्लायंट फंड्स भी एज वेल एज कन्वेंशनल फंड्स, पूरा एक मेन्यू हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो नाउ जब आप ये सोचते हैं कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब आप ये इस बात का फैसला कर रहे होते हैं, एंड एज यू नो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, बट देन ऑब्वियसली दे हैव अ हाई रिटर्न पोटेंशियल एज वेल। सो एक तरीका जाहिर है ये है कि आप जाएं और स्टॉक मार्केट में जाके और जो आपको शेयर्स किसी ने रेकमेंड किए हो वो आप खुद खरीद लें। ये एक तरीका, और बहुत सारे लोग ये करते भी हैं। लेकिन एक तरीका और अवेलेबल है कि रादर देन बाइंग स्टॉक्स डायरेक्टली, आप वही स्टॉक का एक्सपोजर थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, विच इफेक्टिवली मीन्स कि आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड ने आपके तरह के और बहुत सारे क्लाइंट से पैसे उस पूल में पार्क किए हुए, उस इक्विटी फंड के पूल में, और एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट टीम है और टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जिसमें CFAs और MBAs और जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन के लोग हैं वो बैठे।
जिनका 24/7 जॉब यही है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करें एंड देन दे इन्वेस्ट इनटू इक्विटीज। तो एक तरीका आपके पास हो गया, आपने डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से शेयर्स ले लिए। एक तरीका यह है कि इंस्टेड आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो दो तरीके के पाकिस्तान में हो गए। एक जो कन्वेंशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो जिनको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ अभी, और एक हो गए हैं ETF। जैसे मैंने कहा कि वी वर द फर्स्ट वन, वी वर जॉइंड फर्स्ट विद NIT टू लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट ETF। सो ETF भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, बट जो कन्वेंशनल या टिपिकल म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे थोड़ा सा एक डिफरेंस है बिटवीन ETF एंड, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, जो बुनियादी फर्क है बिटवीन एन ETF एंड एन इक्विटी म्यूचुअल फंड वो है मैनेजमेंट स्टाइल का। मोस्ट ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, जिसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट टीम है, जो फंड मैनेजमेंट टीम है, वो डिटरमिन करेगी इन अ टिपिकल म्यूचुअल फंड के कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उस सेक्टर में कितना % जाना है, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट विद इन द सेक्टर कितना जाना है, सेक्टर। तो इट्स एन एक्टिव मैनेजमेंट। और अगर एक दफा फंड मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि मैंने फॉर एग्जांपल ऑयल में 15% होना है, तो दे कैन ऑलवेज चेंज इट बेस्ड ऑन देयर व्यूज। पीछे आगे फेयर वैल्यूज में कोई चेंजेस आती हैं, कंपनीज के रिजल्ट में कोई चेंज आता है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती है, तो वो अपनी जो एलोकेशन है विद इन सेक्टर्स एंड विद इन कंपनीज उसको वो चेंज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिव फंड मैनेजमेंट। Whereas ETFs are normally passively managed, which means कि फंड मैनेजर ने एक इंडेक्स को चूज किया, से फॉर एग्जांपल KC 100, और अब वो ETF जो है वो सिर्फ उस इंडेक्स में जो कंपनीज हैं और जिस प्रोपोर्शन से वो कंपनीज हैं उसमें जाके इन्वेस्ट करेगा अपनी तरफ से। दे विल नॉट बी एनी एक्टिव फंड मैनेजमेंट, सो इट्स मोर ऑफ अ पैसिवली मैनेज ट्रैकिंग एन इंडेक्स। जाहिर है अगर एक्टिवली मैनेज्ड है तो उसका जो एक्सपेंस रेशो है, उसके जो खर्चे हैं जो फंड को चार्ज होंगे वो नॉर्मली ज्यादा होंगे कंपेयर टू अ पैसिवली मैनेज फंड जहाँ पे यू जस्ट हैव टू ट्रैक एन इंडेक्स। तो एक्सपेंस रेशो ETFs का कम होता है। और जिस तरह हम अपने पास भी देखते हैं कि हमारे जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशो इज मच हायर देन ETF। जो एक और बुनियादी फर्क है बिटवीन अ म्यूचुअल फंड एंड एन ETF वो ये है कि देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने UBL फंड्स के पास इन्वेस्टमेंट की एक एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है, वो एप्लीकेशन, तो यू डील विद UBL फंड्स डायरेक्टली। और अगर आपने पैसे विड्रॉ करने हैं तो भी आपने रिक्वेस्ट जो है वो UBL फंड्स को देनी है। और किस प्राइस पे आप एंटर होंगे और किस प्राइस पे आप एग्जिट करेंगे फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से, वो डे एंड की प्राइस होगी। तो मिसाल के तौर पे यू डिसाइड टू इन्वेस्ट टुडे, और कट ऑफ टाइम इज 3 o'clock। तो अगर आप चेक देंगे और आप कहते हैं कि मैंने शेयर स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आज शाम की जो क्लोजिंग प्राइस निकलेगी जिसमें फंड की जितनी होल्डिंग्स हैं वो आज डे एंड की वैल्यू पे रिवेल होंगी और उस प्राइस के ऊपर आप एंटर होंगे, वर्सेस एन ETF where you do not have to come to UBL funds because ETFs are traded at the stock exchange। और आप इस वक्त जाके 2:15-20 के ऊपर आप जाके ETF का यूनिट स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आप कोई शेयर खरीदते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल है। और जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इन एन ETF, तो ETF के पीछे बिकॉज कुछ शेयर्स होंगे, तो उन शेयर्स की जो रियल टाइम इंडिकेटिव NAV या प्राइस है वो भी आपको साथ दिख रही होगी, इस वक्त भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। सो इफ यू वांट एन इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल, ETF इज एन ऑप्शन, वेयरएज म्यूचुअल फंड में आप डे एंड की NAV या प्राइस जो होगी उस पे एंटर भी होते हैं और उसी डे एंड की प्राइस पे एग्जिट भी कर सकते हैं। दोनों फंड्स में मल्टीपल होल्डिंग्स होती हैं, बट आमतौर पे ETFs बिकॉज उसमें लिक्विडिटी की अहमियत बहुत ज़्यादा है इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से, तो आमतौर पे इंडेक्स जिसको फॉलो करता है ETF उसमें स्क्रिप्ट्स कम होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ETF है
UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज ETF, उसमें 9 स्क्रिप्ट्स हैं, whereas जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें उससे ज्यादा भी स्क्रिप्ट हो सकते हैं, दोनों डाइवर्सिफाइड हैं, but the difference is that a typical mutual fund is actively managed, whereas an ETF is passively managed and tracking an index only, whereas म्यूचुअल फंड्स के अंदर पेंशन फंड मैनेजर जो है वो अपनी एलोकेशन जो है वो चूज करता है और उसको चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। प्लस म्यूचुअल फंड्स हो या ईटीएफ हो, खास करके म्यूचुअल फंड्स में एससीसीपी की बहुत सारी ये रेगुलेशंस भी हैं कि एक म्यूचुअल फंड जो है वो कितना % एक सेक्टर का एक्सपोजर ले सकता है, कितना % मैक्सिमम एक स्क्रिप्ट के अंदर जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारी एससीसी की गाइडलाइंस हैं जो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनी हुई हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बनी हुई हैं। तो ना ये क्वेश्चन हमेशा आता है हमारे पास कि हमें स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या ईटीएफ में करना चाहिए। जाहिर है सबकी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप विद इन इक्विटी भी अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें और थोड़ा पोर्शन आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाएं, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, थोड़ा आप जो है वो ईटीएफ के थ्रू जाएं, तो ये फर्दर विद इन इक्विटी भी यू हैव द ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई। बट आमतौर पे हमने देखा है कि हमारी तरह जो लोग हैं, जो फॉर एग्जांपल समवन लाइक मी, जिसके पास ये टाइम ना हो कि वो जॉब्स में बिजी होते हैं, बिजनेस में बिजी होते हैं, हम हर वक्त मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड is an option that should be considered, and within mutual funds a typical open end equity mutual fund भी वो हो सकता है और वो ETF भी हो सकता है। ETF क्योंकि नया है पाकिस्तान में, लोगों को अंडरस्टैंडिंग उसकी ग्रेजुअली आ रही है, उसमें भी वॉल्यूम्स कम है, बट ओवर टाइम जो है वो इसमें वॉल्यूम्स आते रहेंगे, तो ये एक प्रेफर्ड प्रोडक्ट आपके लिए और आपकी तरह के बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए हो जाएगी। एंड देन आपका डिसीजन जाहिर है इस बात पे भी बेस करेगा कि अगर आप एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक ETF, सो अगर इंडेक्स का रिटर्न मिसाल के तौर पे 10% है, तो ETF का रिटर्न भी 10% माइनस जो एक्सपेंस रेशियो है वो होना चाहिए। एक ट्रैकिंग एरर आएगा जो नॉर्मली कम होता है, वर्सेज एन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो तो ज़्यादा है, लेकिन जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होगी कि वो आपके जिस इंडेक्स, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, उसकी परफॉर्मेंस को बीट करे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव फंड मैनेजमेंट। तो कोशिश हमारी ये होती है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी फंड्स होते हैं, उनमें जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करें। एंड सो एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन इस बात पे होगा कि क्या आपको लगता है कि इन अ मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कि क्या आप जिस फंड मैनेजर के पास इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करेगा। इफ यू फील कि हिस्टोरिकली परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि कंसिस्टेंटली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडेक्स को बीट किया है, तो एक्टिव मैनेजमेंट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यू नीड टू जस्ट ट्रैक द इंडेक्स और वो रिटर्न भी मिल जाए, तो ETF। देखें दुनिया में दोनों चीज़ें बहुत पॉपुलर है और इसका ये कोई आंसर शायद नहीं है कि which one is better. So one approach could be, as I said, to diversify. So a portion of your savings can be invested into an open-end equity fund, एक portion into ETF, और एक portion जो है वो आप अगर चाहें डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तो वो ऑप्शन तो आपके पास जाहिर है अवेलेबल है। So the choice is yours. We are one of the options. As I said, we manage 107 billion. तो उसमें जाहिर है एक पोर्शन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का होता है और एक पोर्शन जो है फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड्स का होता है। तो ये बुनियादी तौर पे फर्क है बिटवीन एन ETF एंड म्यूचुअल फंड। आई एम श्योर यू मे हैव सम क्वेश्चंस। सो अभी जब हम खत्म कर लेंगे इस प्रेजेंटेशन को, तो वो अगर मैंने कोई चीज़ मिस की होगी तो म्यूचुअल फंड्स का आपको फायदा ये होता है कि डिवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने कहा, कि मिल जाती है, मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल। सो आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर या कुछ 2-3 स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्सपोज नहीं होते, तो आपका रिस्क जो है वो डिवर्सिफाई हो जाता है। जो कन्वेंशनल इक्विटी फंड्स हैं, दे आर एक्टिवली मैनेज्ड, सो फंड मैनेजर वुड ट्राई एंड बीट द बेंचमार्क इंडेक्स। और ये बड़ी अहम चीज़ है जो आमतौर पे आपको किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलती, जो म्यूचुअल फंड्स में मिलती है और ETF में मिलती है।
कि आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप बिजनेस इनकम है कोई और या आपकी कोई सैलरी इनकम है, तो मिसाल के तौर पे किसी की पूरे साल की सैलरी इनकम 5 मिलियन रुपीज है और उस पे जाहिर है वो आप टैक्स भी पे करते हैं, 45 लाख की हो इनकम किसी की तो उसका जो सैलरी का टैक्स है वो अबाउट 12-13%। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, so up to 20% of your income, salary income और business income, जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएगी। सो इस एग्जांपल में ये जो मैंने यहाँ पे शायद आपको मेरा कर्सर ना दिख रहा, तो समवन मेकिंग से 4.5 मिलियन रुपीज अ ईयर आउट ऑफ सैलरी कैन एक्चुअली इन्वेस्ट, आप जितना भी चाहे इन्वेस्ट करें, बट टैक्स रिडक्शन पर्पस के लिए आप 9 लाख रुपए विच इज 20% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो जो 9 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए उस पर आपको रिटर्न तो मिलना ही है, लेकिन उस 9 लाख पे आपका जो भी सैलरी का या बिजनेस का टैक्स रेट है, इस केस में 12-13% है, तो 9,900,000 का 13% जो अमाउंट बनेगा वो अबाउट बनेगा 114,000, वो आपको स्ट्रेट अवे जो है आपकी सैलरी के टैक्स से कम हो जाएगा और आपको इसका रिफंड नहीं मिलता, बल्कि आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो खुद ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट repeat that. So if you are earning income from salary or if you are earning income from business, you can invest up to 20% of your income into mutual funds और 20% इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है स्ट्रेट अवे। इसमें कैप है 20 लाख रुपए का। सो 20% ऑफ योर इनकम और 20 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। सो अगर मिसाल के तौर पे एक और हम एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में देख लें कि समवन इज मेकिंग 10 मिलियन रुपीज अ ईयर इन सैलरी, तो उसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 18-19% बनेगा और आप अपनी इनकम का 20% म्यूचुअल एक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वही रिटर्न मिलेगा जो फंड अपने सारे इन्वेस्टर्स को देगा। बट इन एडिशन टू द रिटर्न आपकी जो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है इनटू म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, उस पे आपको अबाउट 369,000 का टैक्स रिलीफ मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट डिडक्शन और लेस डिडक्शन बाय योर एम्प्लॉयर, जो कि सॉर्ट ऑफ एक आपको सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, बिकॉज जैसे ही आपने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की किसी भी साल में, वैसे ही 369,000 का आपका जो है ना वो टैक्स सेविंग हो गया, जो कि अवेलेबल नहीं होता अगर आपने मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी खरीदी होती। तो आप जाते, आप 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते, तो आपको उस प्रॉपर्टी का रिटर्न तो मिलता, लेकिन आप अपनी सैलरी पे वही टैक्स पे करते जो विदाउट प्रॉपर्टी होता। वर्सेस अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बेशक वो इक्विटी हो और अदरवाइज हो, बट उस 20 लाख पे जो रिटर्न पोटेंशियल अपनी जगह पे प्लस 20 लाख मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका सैलरी का टैक्स रेट है 19% है, तो वो 3 लाख और 70,000 के करीब आपको एक सॉर्ट ऑफ मुनाफा ही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिडक्शन वो मिल जाएगा। द ओनली कंडीशन इज दैट इफ यू get a tax rebate, then you need to hold that investment for 2 years. So that's a legal requirement. तो आपने इन्वेस्ट किया, 20% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट किया, 2 मिलियन का कैप है उसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको स्ट्रेट अवे उसी वक्त टैक्स बेनिफिट मिल गया, एंड नाउ यू नीड टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years. इसी तरह हमारे पास पेंशन फंड्स अवेलेबल हैं। तो पेंशन फंड्स में भी वही 3 कैटेगरीज हैं, फिक्स इनकम की, मनी मार्केट, डेट एंड इक्विटी। The moment you invest in VPS के अंदर भी आप 20% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करके मजीद टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसी एग्जांपल में अगर समवन इज मेकिंग 10 मिलियन, वो 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिसाल के तौर पे, और 20 लाख रुपए जो है पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेगा, टोटल 4 मिलियन, और ये 4 मिलियन इज द लिमिट। सो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप उससे कम भी कर सकते हैं। और पूरे 40 लाख रुपए के ऊपर आपको अबाउट 738,000 का तो स्ट्रेट अवे टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, जो मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि किसी और इन्वेस्टमेंट में आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता आपको। तो वो बेनिफिट आपके पास म्यूचुअल फंड का अलग है और वीपीएस का अलग है। द ओनली डिफरेंस इज कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को आपको, अगर आपने टैक्स क्रेडिट लिया तो 2 साल तक होल्ड करना है। वीपीएस की या पेंशन फंड जिसको हम कहते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट को आपको होल्ड करना है टिल the retirement date, which can be 60 years,
तो अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 50 है तो आपने 10 साल होल्ड करना है, 60 पे जाके आप उसका 50% विड्रॉ कर लेंगे, वो टैक्स फ्री होगा, और रिमेनिंग 50% का आपका एक एन्युटी प्लान 10 साल का बन जाएगा, वो भी टैक्स फ्री होगा। तो म्यूचुअल फंड के लिए 2 इयर्स की होल्डिंग है, और वीपीएस के लिए ये जो है रिटायरमेंट तक की है, नंबर 1। नंबर 2, इक्विटी वाला ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स में भी अवेलेबल है और पेंशन फंड या वीपीएस में भी अवेलेबल है। एक और एग्जांपल यहाँ पे रेड आपको सर्कल दिख रहा होगा 3 मिलियन की, यू कैन सी दैट। सो आपका 9% का इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है, तो आप 6 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, 6 लाख रुपए बीपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें अहम बात यह है कि ये तो इन्वेस्टमेंट आप टैक्स क्रेडिट के लिए कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि रिटर्न ज्यादा है। बट एक स्वीटनर है इसके अंदर कि आप 20% तक की इन्वेस्टमेंट पे टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तो भी आप ले सकते हैं टैक्स रिबेट। सॉरी, ये मैं जो एक आखिरी बात मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि आपके पास अगर इफ यू वांट टू टेक एन इक्विटी एक्सपोजर थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो आपके पास एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, एक ईटीएफ का ऑप्शन है। जो ईटीएफ हमारा है विच वाज लॉन्च लास्ट ईयर, इसमें ये क्रेडिट आई थिंक पीएसएक्स और उससे ज़्यादा एसीसी को जाता है कि उन्होंने जितनी भी हर्डल्स थी, रेगुलेटरी चेंजेस थी, जो सिस्टम चेंजेस थी, उसमें बड़ा हेल्प किया, और सक्सेसफुली ये पाकिस्तान के पहले ईटीएफ लॉन्च हुए। सो हमारा जो ईटीएफ है, सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेक एन इक्विटी एक्सपोजर एंड यू वांट टू डू इट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन गो एंड बाय एन ईटीएफ यूनिट एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आप कोई म्यूचुअल फंड कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज द मेथडोलॉजी ऑफ आवर ईटीएफ। हम टॉप 25 कंपनीज केसी 100 में से जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप और 2 इयर्स वॉल्यूम की बेसिस पे वो वहां से पिक करते हैं। उसमें से जो टॉप 9 स्टॉक्स आते हैं वो बेंचमार्क इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। इसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सपोजर नहीं होता। एंड देन वंस वो सेलेक्ट हो जाता है इंडेक्स, वो फिर उसके बाद फंड एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट करके और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है। देयर इज नो एक्टिव फंड मैनेजमेंट बिकॉज एज आई सेड ईटीएफ इज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। हर 3 महीने के बाद इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है। तो अगर हमने कहा है मिसाल के तौर पे कि कोई एक स्क्रिप हमारे इंडेक्स में X% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर प्राइस चेंजेस की वजह से वो कम या ज्यादा हो जाए तो हम रीबैलेंस कर लेते हैं एवरी क्वार्टर, एंड देन एवरी 6 मंथ जो है ये इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। ये जो फॉर्मूला है हमारा टॉप 25 कंपनीज का, उसमें से 9 स्टॉक्स का, वो रीरन होता है एवरी 6 मंथ, और उसकी बेसिस के ऊपर जो भी टॉप 9 स्क्रिप्ट्स निकल के आते हैं वो उस इंडेक्स का पार्ट बन जाते हैं। और जैसे ही वो इस इंडेक्स का पार्ट बनते हैं, फंड की जो अपनी एलोकेशन होती है वो भी फिर उसको रेप्लिकेट करती है। तो एज ऑफ सितंबर and this is the latest sort of weight, so इस जो पाकिस्तान UBL पाकिस्तान ETF है, उसमें आप ये आपको दिख रहा होगा, तो लकी इज अबाउट 15%, एग्रो इज अबाउट 15%, HPL 14%, आपको 12%, TRG, MCB, UBL, ईफट और सल। तो ये 9 स्टॉक्स हैं इस वक्त ETF में, और ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। PSX की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। सो नाउ द चॉइस इज योर्स। आपके पास मल्टीपल तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, तो आप चाहें तो डायरेक्ट कोई शेयर खरीद लें, जो कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए पीपल रूटेड थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये सो फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू सी कि जो हमारा कन्वेंशनल, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पे कि ये हमारा ETF है, और ये ETF में लकी इज 15% सिंपली बिकॉज कि हम जिस इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं उसमें लकी का वेट रफली इतना है, और एंग्रो 15% है। तो इसमें पैसिव फंड मैनेजमेंट है, और हम जो इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वेट्स हैं उनको रेप्लिकेट कर रहे हैं। वेयर इज UBL स्टॉक एडवांटेज फंड फॉर एग्जाम्पल, और अलमीन शरिया स्टॉक फंड, सो उसमें आप देख रहे होंगे कि दीज आर एक्टिवली मैनेजमेंट। सो इसमें यस देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस फ्रॉम ACC एज टू how much sector exposure can be taken, but within that limitations, within that regulation,
ये कॉल फंड मैनेजर की होती है, ये हमारी टीम की कॉल होती है. सो अभी Al-Amin Sharia stock fund, which is an actively managed mutual fund, will have about say 22% in gas, oil and gas, 16% in cement, 9% fertilizer, and आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. जो हमारा कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड है उसमें कमर्शियल बैंक इज अबाउट 22%, ऑयल इज 16, cement is 10. And then we have got certain mutual funds which are theme based. So case in point is Al-Amin Islamic Energy Fund. So एक ऐसा इन्वेस्टर आप में से जिसको ये लगता हो कि एनर्जी सेक्टर पे अगर आपका व्यू है और यू वांट टू फोकस ऑन इक्विटीज बट ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, तो एक आपके पास ज़ाहिर तरीका ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएं और जो वो शेयर उस इंडेक्स में हैं वो आप खरीद लें. और दूसरा तरीका ये है कि यू इन्वेस्ट इन अ थीम बेस्ड equity mutual fund, जैसे Al-Amin Islamic Energy Mutual Fund है, which is an open-end equity fund, but it's a sector-specific fund. So आपको वो instant exposure मिल जाएगा into energy companies. उसी तरीके से हमारे पास एक और equity mutual fund है, which is a financial sector equity fund. और वो जो financial sector equity fund है, वो invest ही करता है सिर्फ banks और insurance में. So if you feel के बैंक्स की वैल्यूएशन ऐसी है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इनटू बैंक्स, तो आपके पास एक चॉइस है, आप जाके स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लें. और एक तरीका ये है कि आप बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं. तो दीज आर द मल्टीपल वेज. एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स कि आपके पास, आप खुद को आपको क्या लगता है कि आपके पास कितनी एक्सपर्टीज है. साथ में उससे ज्यादा अहम बात है आपको टाइम कितना है, बिकॉज आमतौर पर हम डे टू डे अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टॉक मार्केट को या इस तरह की चीज़ों को बहुत कॉन्स्टेंटली देख सकें. So one option that you may want to consider is investing in mutual funds and ETFs, which are broad based. The fund manager is doing the fund management on your behalf, और आपको उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है, तो एक एडेड बेनिफिट भी. और हमारे जैसे मैं कह रहा था कि हर तरह के क्लाइंट्स हमारे पास, वी हैव अबाउट 80,000 प्लस क्लाइंट्स, तो उसमें एक बड़ा सेगमेंट सैलरीड इंडिविजुअल का भी है और बिजनेस प्रोफेशनल्स का भी है. बिकॉज व्हेन दे इन्वेस्ट, उनकी सैलरी पे या बिजनेस पे जो टैक्स वो देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, वो स्ट्रेट अवे रिड्यूस हो जाता है. तो यू नो मल्टीपल बेनिफिट आपके पास अवेलेबल है. ये एक कंपैरिजन हमने रखा हुआ था, तो आई थॉट कि जस्ट वेरी क्विकली शेयर करूं आपसे. तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें सिंस इंसेप्शन रिटर्न यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड, तो वो दैट इज अबाउट 495% वर्सेस जो बेंचमार्क है एसी 100, वो बढ़ा है 281%. तो देयर इज एन आउट परफॉर्मेंस. अगर आप शरिया स्टॉक फंड को देखें तो 575% वर्सेस 501 बेंचमार्क. सो आमतौर पे एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड जो होते हैं, उनकी कोशिश जाहिर है इसीलिए वो एक्टिवली मैनेज्ड है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट करें, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव. और ETF जो होते हैं वो पैसिवली मैनेज होते हैं. सो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कौन सा which one is better. It's always better to diversify. So you can actually partly allocate into one of the or multiple actively managed mutual funds, और कुछ portion आप लगा सकते हैं into ETF, which is sort of replicating an index, जिसका expense ratio भी कम है. और ये gradually popular होना शुरू हो जाएगा. अभी inquiries आती हैं, लोग पूछते हैं because it's a new product. कुछ टाइम में I think इंशाल्लाह ये ETFs की in terms of their sizes and you know अभी 4 तो I recall instantly के ETF पाकिस्तान में लॉन्च हो गए और I think और भी पाइपलाइन में. और मेरा ख्याल है जैसे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, इसमें लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, वो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा. सो ये हमारे पेंशन फंड का कंपैरिजन भी यहाँ पे. And I think I'll stop here, Basit, and if there are questions, I'll be happy to answer. Zeeshan sir, जो questions थे वो तो मैंने आपसे share कर लिए थे. You can conclude if you are done with the presentation. बिल्कुल ठीक है. बस there are a couple of questions. Let me just wrap it up in couple of minutes. So basically, yes, for ETF you need a brokerage account because ETFs are traded at the stock exchange. So you basically need a brokerage account, and you know you exactly उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप किसी शेयर्स को खरीदते बेचते हैं. Exactly ETF भी उसी तरीके से आप
को खरीदना बेचना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हालांकि मैंने कवर आई थिंक ओके, सो ये एक्सपेंस रेशियो का फर्क क्यों होता है? एक्सपेंस रेशियो का फर्क इसलिए होता है कि it's the way the funds are managed. So in an actively managed mutual fund you need a constant research. हर वक्त आपने अपने, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट आप नहीं कर रहे, बल्कि आप एक ब्रॉडर मैक्रो व्यू, फंडामेंटल व्यू, कंपनी की फेयर वैल्यू, उसके रिजल्ट्स, अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग यील्ड, वो सब देख रहे हैं। Whereas ETFs, because they are passively managed, so उसके अंदर आपने एक दफा इंडेक्स बना दिया, अब आपने कुछ एक्टिवली नहीं करना, आपने सिर्फ उस इंडेक्स को फॉलो करना है। सो योर लाइफ इज मच इजियर एंड हेंस द कॉस्ट इन्वॉल्व। आपका जो फैसला होगा वो इस बेसिस पे होगा कि आप एज इन्वेस्टर ये देखें कि क्या आपको एक्टिवली मैनेज में जाना है by paying say a higher expense ratio but then a higher return potential, outperforming the benchmark, or you don't want to pay higher expense ratio, ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता बट बहरहाल दोनों में फर्क तो है, तो वो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हो। ठीक, एएमसी के पास अकाउंट खोलने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, बेसिक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड देन यू आर गुड टू गो। वंस यू आर ऑन बोर्डेड, आप वेरियस तरीके हमारी ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, यू डोंट नीड टू गिव फॉर्म्स और एनीथिंग, सो आप हमारी ऐप के थ्रू करें। आपको अपनी स्टेटमेंट्स चाहिए, टैक्स क्रेडिट जैसे मैं कह रहा था उसका सर्टिफिकेट चाहिए, हमने व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दिया, आप उस पर ऑटो हाई लिखते हैं, वो आपको ऑप्शन देता है, आप सेलेक्ट करते हैं, यू गेट इट इंस्टेंटली। सो यू नो अकाउंट ओपनिंग इज सिंपल, वी आर मेकिंग इट इवन मोर सिंपलर, बट इट्स सिंपल एंड देन आप चाहें तो सारी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली। कुछ लोग हैं जो हमारी जो फोन सर्विस है, तो हमारे कॉल सेंटर आपको कॉल करके ट्रांजैक्शन आपके रजिस्टर्ड नंबर पे हो सकती है, तो मल्टीपल वेज एंड इट्स सिंपल वन टाइम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो कि which is fairly quick. So I think Basit, that is it. Thank you very much. आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ये शायद हमारे फेसबुक पेज पे भी लाइव है, जस्ट इन केस अगर किसी को के कोई क्वेश्चन हो जो यहाँ एड्रेस ना हो सके हों, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये नंबर 0800 0026 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्मार्ट सेविंग्स का पेज है हमारा, आप वहाँ हमें मैसेज कर दें, या आप 8258 पे हमें इन्वेस्ट लिख के SMS कर दें, तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।